मंत्री द्वय राजेश चौधरी जी और राजीव यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अनुज अम्बेडकर वाहिनी के एक प्रमुख संचालक मैं कहूँगा चंद्र प्रकाश जी, मंचासीन एसएनटी एसोसिएशन के साथीगण, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सहायक महामंत्री भाई मनोज गुप्ता जी, हमारे और आपके लाडले मंडल मंत्री अनूप शर्मा जी, मंचासीन सभी जो हमारे सम्मानीय मंच है, यहाँ पर उपस्थित महिला शक्ति, युवा शक्ति, सराय शाखा ने आज बहुत सुंदर और वेल अटेंडेड मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि आप हर बार सराय को समय देते थे, अब की बार तो हमने कहा कि आप लेट हो गए हैं, तो इन्होंने कहा तारीख तो बताइए। हमने कहा 1 तारीख को हो सकती है। तब भी हमारे पास में 2 ऑप्शंस थे, एक तुगलकाबाद का था और एक दिल्ली सराय का था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई पहले टीकेडी वालों से बात कर लो, अगर वो करेंगे तो सुबह उनकी मीटिंग करेंगे, शाम को आपकी मीटिंग करेंगे। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा सा संडे के दिन मुश्किल है, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम तो करेंगे। तो आपने बहुत जोरदार तरीके से अपनी मीटिंग की। मैं आप तमाम साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, तमाम बातें हमारे साथियों ने आपसे कर ली, और मैं जब भी यहाँ भाषण देने के लिए आता हूँ तो वो भोजन की बात लोग पहले करने लगते हैं, और जब भोजन की बात हो जाती है तो मन तो लगेगा नहीं। भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। अभी सबसे पहले राजकुमार ने कहा खाने का प्रचुर इंतजाम। अब आदमी दिमाग लगा होगा कि प्रचुर में क्या क्या है, रसगुल्ले हैं कि नहीं है, गुलाब जामुन कैसे होंगे, पूड़ी और रोटियां कितने तरीके की होगी, हैं? देसी घी का हलवा होगा कि नहीं होगा। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि 1:30 बजे आपको भोजन करके जाना है। तो मेरे पास मात्र जो है वो 17 मिनट है, मुझे 17 मिनट में आपसे बात करनी है। तो एक तो प्रार्थना ये रहेगी कि आप लोग कोई बीच में जिंदाबाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर बीच में आप जिंदाबाद लगाएंगे तो उसमें फिर मेरे समय में कटौती होगी और ये फाउल होगा। यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनको मालूम है, खासतौर पर जो वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। एम्पायर जब फाउल गेम होता है तो वो टाइम की कटौती कर देता है जो फाउल खेलता है उसके खिलाफ। तो आप किसे विनती है कि आप कृपा करके जो है मेरी बात सुनिए। देखिए, अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये चुनावी मीटिंग है, मैं भी आपसे वही बात कहूँगा। वो ये है कि हमें बड़ी खुशी है कि आज इस मंच पर हमारे ओबीसी के साथी मौजूद है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के साथी मौजूद है, हमारे अम्बेडकर वाहिनी के साथी मौजूद है, हमारी एसएनटी एसोसिएशन के साथी मौजूद है, और आज जो है वो हमारा साथी खुद ही आपके बीच में होता, उसने आप लोगों को, जगन मीना को तो भेजा, उन्होंने आपसे बात भी की, लेकिन रवती रमन खुद आते हैं। आज उनके भाई की शादी है, मैं उनको बधाई भी देता हूं, तो इस वजह से वो आपके बीच में नहीं आ पाए। फिर भी मैं ऑल इंडिया रेलवे एसएनटी एसोसिएशन के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मौके पर आकर के अपना समर्थन देने का काम किया। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने इन तमाम साथियों के साथ। दूसरी बात यह है कि हम चुनाव अगर अकेले लड़ रहे होते तो शायद हम इस बारे में कुछ
सोचते भी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन अब जब हमारे साथ ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन पूरे शाना बशाना होकर के मेरे साथ, हमारे संगठन के साथ, अपने पूरे समर्थन के साथ आया है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन पूरे समर्थन के साथ हमारे साथ आया है, एसएनटी एसोसिएशन के साथ ही हमारे साथ आए हैं, और दावे के साथ कर सकता हूं कि जो एससी एसटी एसोसिएशन के प्रतिनिधि रियल सेंस में है वो हमारे साथ है। इन आंधियों में कुछ ऐसे बदहवास हुए लोग, इन आंधियों में कुछ ऐसे बदहवास हुए लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से चिपक गए। कुछ साथी खोखले पेड़ों से चिपक गए। किसी को एमएलए बनना है, कांग्रेस ने नहीं टिकट दी तो शायद ये सोच रहे हैं कि अब की बार में इनसे टिकट मिल जाएगी। जब उन्होंने नहीं दी तो ये कहां देने वाले? ये तो पैदाइशी विरोधी है आपके, ये पहचान नहीं रहे। जो आदमी खुलेआम आरक्षण समाप्त करने की बात करते हो उनके आप कुल्हाड़ी के पेट बन रहे हैं। हमको तो शर्म इस बात पे आती। और एससी एसटी के साथी इस बात को समझते हैं, ओबीसी के साथी इस बात को समझते हैं कि आरक्षण को कौन बरकरार रख सकता है कौन नहीं रख सकता। तो इसलिए हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। हम ये जानते हैं कि इस सरकार में या किसी सरकार में ये दम नहीं है कि जो उन्होंने हासिल कर लिया है उसको छीन सके। मैं इस बात को दावे के साथ करता हूं। लेकिन अब कुछ साथी हैं उन्होंने फैसला कर लिया तो कोई बात नहीं है, हम देखेंगे उस सवाल को भी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं बहनें हैं वो कभी भी इन सब चीजों को देखती ही नहीं। सरकार भले बंटवारा करने की कोशिश करे लेकिन हम लोग हमेशा इकट्ठे रहने का काम किए, सबको जोड़ करके चलने का काम किए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जितनी भी एसोसिएशन है मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उनको मजबूती से अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत रखने का काम किया जाए। क्यों? इसलिए कि कल को जब लड़ाई होगी तो जब हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वो सारे लोगों की जो शक्ति है वो सामूहिक रूप से हमको वो मजबूती देने का काम करेगी कि अच्छे से अच्छे, मजबूत से मजबूत सरकार को भी हम हिला करके रख देंगे। ये हमें पूरे तौर पर मालूम है। तो उनकी आवश्यकता है हमको, इसलिए हमने कभी किसी को कमजोर करने का काम नहीं किया। हर किसी के सम्मेलन में जाते हैं उनको अपना शुभकामना संदेश भी देते हैं और यही बात कहते हैं कि आप अपने को मजबूत रखें, अपनी मांगों को मजबूत रखें। हम भी आपके लिए संघर्ष करेंगे, आप हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक पूरक की तरह हमारे साथ रहेंगे, तो वो हमारे लिए एक सुविधाजनक बात है। बाकी सरकार का काम तो यही है कि किसी न किसी नाम पर बांट दो, काम पे बांट दो। मैं अक्सर कह देता हूं कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, धरती और आसमान को इतना तो सब बांट चुके हो, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो। तो इसलिए मैं अपने साथियों से एक ही अपील करना चाहता हूं और अब मुझे कोई संशय भी नहीं रह गया। अकेले ऑल इंडिया ओबीसी, ये हमारा भाई चंद्र प्रकाश और इनका ऑर्गेनाइजेशन, आज राजीव मीना हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके साथी लोग हम लोगों के साथ हैं। यहाँ पर तमाम मीना समाज ने जहां जाता हूं वहां पे साफा पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। हमने कहा है उनको कि तुम्हारे साफे की आपने मेरा सम्मान नहीं किया, आपने एक संगठन का सम्मान किया। संगठन का एक सिपाही होने के नाते मैं आपको इस बात का वचन दे कि आने वाले समय में आपके सम्मान को गिरने नहीं दूंगा। ये मैंने आपको उन लोगों को वचन देने का था। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हम लोग यूज एंड थ्रो वाले नहीं, आज यूज किया और कल फेंक दिया।
अभी चुनाव जीत करके आएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं हम लोगों के सामने। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि रेल को बचाए रखने की। अभी तक तो किसी तरीके से बचा करके रखा है हम लोगों ने, रोज ही फरमान जारी हो जाता है। अभी पीछे भाई निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया कि रेलों की 26% संपत्ति बेच देंगे। उनमें रेलवे स्टेशन भी थे, कॉलोनी भी थी, अस्पताल भी थे, स्टेडियम भी थे, कुछ छोड़ा ही नहीं था कि 26% संपत्ति बेच देंगे। एक हमारा पुराना रेल मंत्री, उसने कहा था कि हम सारे कारखाने, शेड और प्रोडक्शन यूनिट बेच देंगे, लेकिन वो बेच पाए क्या? नहीं बेच पाए ना। क्यों नहीं बेच पाए? सिर्फ इसलिए कि ये लाल झंडा था, ये नॉर्दर्न एलिमेंट्स यूनियन थी, ये ऑल इंडिया रेल फेडरेशन थी, ये ओबीसी एसोसिएशन थी, ये स्टेशन मास्टर एसोसिएशन था। मजबूती से तमाम जमायतें खड़ी हो गई, खबरदार बेचने नहीं देंगे आपको। आपने एक नारा दिया उस समय, वो नारा लोगों के दिल में चुभ गया। पार्लियामेंट की कुर्सी हिल गई, सत्ता की कुर्सी हिल गई कहना चाहिए। क्या नारा दिया था आपने? रेल हमारी आपकी, रेल हमारी आपकी। तो अगर रेल हमारी आपकी है तो आप इसको बिकने देंगे? यही बात हम लोगों ने कही थी। ये विचार त्याग दीजिए। नया जाल लाए पुराने शिकारी। पुराने मंत्री तो एक दिन बोले कि भाई तो हमारा बिजली वाला एसएससी है, अच्छी तरह समझता है, तमाम लोग यहाँ बैठे होंगे। वो एचई के कोई साथी हैं टीआरडी के? टीआरडी वाले हैं आपके? उन लोगों ने कहा कि ये जो एचई है इसको हम कारपोरेशन बना दें। हमने उनसे कहा क्यों? कहने कि इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हमारे पास स्टाफ, तो हम इसको कारपोरेशन बना करके दे देंगे। हमने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं ये चाहते। कहने आप समझते नहीं हैं, हम जब कारपोरेशन बनाएंगे तो आप लोगों को कुछ 8-10% का सैलरी में और उनके परक्यूजिस्ट में फायदा होगा। तो आपके लोग फायदा नहीं लेना चाहिए। हमने उनसे कहा नहीं, हम 4% तनख्वाह कम ले लेंगे, लेकिन हम सरकारी रहेंगे, हम कारपोरेशन नहीं बनेंगे। ये हम साफ तौर पर कहना। कहने लगे आप इतना रिजिड क्यों है? हमने कहा बीएसएनएल जब कारपोरेशन बनाया जा रहा था तो उस समय कहा गया कि 16% तनख्वाहें जो है आपको ज्यादा मिलेंगी, पर की जो ज्यादा मिलेंगे। आज हालात ये है कि 3-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती, 3-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। तो हमने कहा हमको तुम्हारे कारपोरेटाइजेशन का बड़ा अनुभव है। कहने लगे जो बुरे एग्जाम्पल्स हैं आप उन्हीं को कोट करते हैं। तो हमने कहा अच्छा एग्जाम्पल आप कोट कर दिए। अगर हम बुरे कोट करते हैं तो अच्छा आपको आप कोट कर दीजिए। हमने कहा जो मेरा अनुभव है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको लगता है कि कहीं आपने सोने के अंडे बांटे हो, ऐसी कोई मुर्गी आपने पाली हो तो बताइए हमको। तो बोलती बंद होगी। खैर अच्छा हुआ, अब तो विदाई हो गए। अब दूसरा वाला तो खैर नहीं कहता, वो तो कहता है कि नहीं हम अपने कारखानों का अच्छा उपयोग करेंगे। लेकिन प्रयास तो चल ही रहा, सीधे दरवाजे से नहीं तो बैकडोर से चल रहा है। कर्मचारियों की संख्या बराबर कम हो रही, स्ट्रेस बढ़ रहा है। कल मैं अंबाला में था, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के साथियों से मैंने एक सवाल किया कि आप एक बात बताओ आपकी सबसे ज्यादा जरूरी मांग क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे जरूरी मांग है कि हमको स्टेज अलाउंस मिलना। और मैं समझ गया कि भाई एक स्टेशन मास्टर, हमने झगड़ा करके लड़ाई करके कंट्रोलर एसोसिएशन की मांग के ले करके और उनको 5,000 रुपए स्टेशन अलाउंस दिलवाया या नहीं दिलवाया? अब आज जो एसएम है उसकी हालत आप लोग खुद जानते हो। जिस भी स्टेशन में पोस्ट रहता है, वैसे एक बात ये भी है
कि स्टेशन मास्टर तो एम्बेसडर है एक तरीके से, हर आदमी जानता है। रेल में दो जनों को लोग जानते हैं, एक तो स्टेशन मास्टर जानते हैं ये बड़े बाबू, और दूसरे टीटी साहब जानते हैं क्योंकि सीट चाहिए होती है। ये दो रेल कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सारा भारत वर्ष जानता है। तो उनको तो इन लोगों को हर कोई जानता है, लेकिन जानने का असर क्या होता है, ये पब्लिक को भी डील करते हैं, पब्लिक को झेले, ये स्टाफ डील करते हैं, स्टाफ को भी झेले, ये ऑपरेशन को डील करते हैं, ऑपरेशन को भी झेले, ये कंट्रोलर को भी झेले, अफसर को भी झेले, मतलब सारा एक तरीके से सारे उसका जो है वो भार इन्हीं के सर पे। तो बड़ा नेचुरल है, हमने उनको कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और आने वाले समय में इस सवाल को प्रमुखता के साथ उठाएंगे और निश्चित तौर पर आपको इस पे सलाह दिलवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चाहिए अभी इन्होंने हमारी स्टेज दूर कर दी। मनोज गुप्ता कहाँ चले? हाँ बैठे। अभी मनोज गुप्ता जी ने, इनके बिरादरी ने हमारी स्टेज दूर कर दी। क्यों? ये जहां बैठे हुए हैं वहां अकेले स्टेशन मास्टर नहीं है, अभी खुद कह करके गए। ये नहीं कि खुद जाएंगे अपना झंडे पर मोहर लगा के छोड़ जाएंगे, नहीं। ये जिस स्टेशन में बैठे हुए हैं उस स्टेशन के जितने वोटर हैं वो इनकी जिम्मेदारी, वो इनकी जिम्मेदारी। पिछड़ा वर्ग के सारे लोग, हमारे अनुसूचित जनजाति के सारे लोग, हमारी तमाम कैटेगरियों के सारे लोग पूरा मन बना लिए हैं और इनके मन के आधार पर भी ये कह सकता हूं कि इस बार हम लोग 2007 की तरह निश्चित तौर पर सिंगल यूनियन आने वाले हैं। ये बात सबको साफ है। एक तो संगठन ऐसा है, चुनाव लड़ रहा है, चुनाव प्रचार तो कम कर रहा है, लेकिन उसको बहुत भरोसा है। जैसे कभी कभी जो बच्चे तैयारी नहीं करते इम्तिहान में, ऐसा देखा होगा आपने कि जिन बच्चों की इम्तिहान में तैयारी नहीं होती है वो लोग जाते हैं सिर्फ भगवान के भरोसे पर, हे भगवान अब की हमको पार करा देना, अगली बार से तैयारी करूंगा। तो वो इस बात पे बैठे हुए हैं कि हमको तो मंत्री हमारी नैया पार करा देगा। उसके सहारे नैया पार होने वाली नहीं है। नैया पार होगी तो ये जो वोटर है उसके सहारे पार होने वाली है। कोई पार्टी या कोई मंत्री नैया पार नहीं करा सकता। अगर कराएगा तो सिर्फ और सिर्फ वोटर नैया पार कराएगा। और वो आपकी नैया पार कराए क्यों? क्योंकि आप तो कभी आए ही नहीं। चुनाव के दिन आपने अपना गमछा अमछा ले लिया और निकल पड़े कि चलो भाई सरकार के सहारे हम भी चुनाव जीत करके आ जाएंगे। ये होने वाला नहीं। हो सकता है कभी ऐसा मैं पूछता हूं, आप तो सब पुराने साथी भी हो, नए साथी भी हो, ऐसा संभव है कभी सरकार के सहारे कोई जीत सकता है? तो ये समझना चाहिए। जो लोग सुबह से शाम तक, बाबा के मरने से लेकर बच्चा पैदा होने तक, सवेरे शाम तक रहते हैं साथ में, वहां तो कभी कभी मटरू की बिजली की तरह लोगों का मन डोल जाता है। कभी कभी उनका भी मन बदल जाता है। मटरू की बिजली का मन डोला जानते हो? एक पिक्चर आई थी, मौका लगे जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मन कैसे डोलता है। लेकिन रेल कर्मचारी मेहनत कश है। वो जानता है कि उसके अधिकारों की सुरक्षा कौन कर सकता है। वो जानता है कि इनका इतिहास है। वो जानता है कि इनके डीएनए में, इनके ब्लड में संघर्ष है। ये कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगेंगे। जब जरूरत पड़ेगी ताल ठोक करके संघर्ष करेंगे, अपनी मांग हासिल करने का काम। और सरकार भी जानती है। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री जी बुला लेते हैं लोगों को,
इतने सेंट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों नहीं बुला दिया उन्हें? इतने दिन हमारे बेचारे किसान जो हैं वो 700 मर गए, उनको भी बुलाई बात नहीं करी। वो तो वोट के डर के मारे वापस कर लिया, वो अलग का सवाल, लेकिन बुलाई बात तो नहीं करी। लेकिन उनको विश्वास है कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हम सिर्फ अगर लड़ रहे हैं तो विशुद्ध रूप से अपने कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चे और बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर रेल का चक्का जाम करेंगे, अपनी मांग हासिल करने का काम करेंगे। तो जो भी हासिल किया हम लोगों ने अपने साथियों की ताकत के ऊपर हासिल किया, और हमें खुशी है कि जब भी हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं आप हमारा पूरा सहयोग देने का काम, आप पूरा सहयोग दें। उसी सहयोग की बदौलत बहुत सारी चीजें हासिल की है, बहुत कुछ बाकी है। अभी साथियों ने कहा है कि ये यूपीएस का मामला जो है वो लंबा नहीं चलने वाला। 80% से ज्यादा चीजें तो आपको हासिल हो गई है, जो 10-20% बची हुई है, मैं बार बार कहता हूं कि आपकी मदद से हाथी तो निकल गया है, पूंछ बची हुई है, उसको भी एक धक्के में निकाल देंगे, आप उसकी चिंता मत करें। जो 80% दे सकता है वो 20% में लड़ाई नहीं करेगा आपसे, मैं भी जानता हूं, मैं बात भी कर रहा हूं। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता करिए रेल बचाने की, चिंता करिए कि 1 जनवरी 2026 से आपकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। हर 10 साल बाद आपका वेतनमान आता है, वेतन आयोग आता है, आपको नए वेतन आयोग मिलते हैं। आपको 10 साल बाद नया वेतन आयोग चाहिए या नहीं चाहिए? सरकार उसके ऊपर कोई जुल्म रवैया है उसका। हमने उनसे कहा है कि भाई अब फैसला करो, अगर 31 दिसंबर तक कोई फैसला कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये जितनी जमात बैठी है मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी को, बल्कि इसमें और लोगों को भी जोड़ने का काम करूंगा। आने वाले समय में 31 दिसंबर तक या तो वेतन आयोग का फैसला होगा या फिर जनवरी में एक जंग होगी, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम छोड़ने वाले लोगों में नहीं है। तो हमें वेतन आयोग की चिंता, आपके भत्ते बढ़े, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़े, आपकी सुविधाएं बढ़े, आपके अलाउंसेस बढ़े, ये सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में। प्रोन्नतियों का सवाल, जीडीसी 50% ले आए हम, अभी एलडीसी ओपन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कराएगा तो वो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कराएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारा एजेंडा था 2 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सचिन शर्मा भी रिटायर हो गए और नरेश सलेचा भी रिटायर हो गए, मेंबर फाइनेंस। माननीय मंत्री जी भी दूसरे विभाग में चले गए, तो ये जो है वो मामला अभी शंकर जी की जटाओं में फंसा हुआ है। कोई बात नहीं है, भगीरथ तो किसी को बनना ही होगा, आपको बनना होगा या हमको बनना होगा, बनेंगे हम लोग, लेकिन उसको लाएंगे निकाल। हमने 1800 के ग्रेड पे में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे कैडर ऐसे हैं, 15-15 साल हो गया है, 18-18 साल हो गया है, उनकी प्रोन्नतियां नहीं हो रही। उनके लिए 30% प्रमोशन के आदेश करवा दिए थे, रोक करके रखे हुए हैं बोर्ड ने। आने वाले समय में वो आदेश ऑल इंडिया रेल फेडरेशन लागू कराएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कार्डर स्ट्रक्चरिंग में हमारे तमाम रनिंग के साथी हैं, लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं। आप देखिए ITI क्वालिफिकेशन है रनिंग स्टाफ, और ट्रेनिंग भी करते बेचारे, तब जाकर के उनको लाइसेंस मिलता है गाड़ी चलाने का, लेकिन 1900 का ग्रेड पे मिलेगा। हमने मांग की है कि इनको 2800 का ग्रेड पे दीजिए, उससे इनकी शुरुआत हुई। एडिशनल अलाउंस नहीं देते, खाली जो लोको पायलट है पैसेंजर वाला उसको देते, बाकी न गुड्स वाले को देते
न असिस्टेंट लोगो पायलट वाले को देते हैं। मेरे समझ नहीं आता कि इनकी बुद्धि कहाँ से चली गई। हमारा आइटम है भी है एजेंडे में। आने वाले समय में मैं अपने तमाम रनिंग स्टाफ को भरोसा देना चाहता हूँ कि आपको एडिशनल अलाउंस भी दिलवाऊंगा, और आने वाले समय में ये जो आपका 25% माइलेज नहीं मिला है, ये तो आपको दिसंबर के महीने में हर हालत में मैं एरियर के दिलवाने वाला हूं, ये भी आपको मालूम हो। इसी दिसंबर में, अगले दिसंबर का इंतजार नहीं करना। तमाम ट्रेन मैनेजर साथी हैं, उनको भी विश्वास दिलाता कि उनके साथ भी बहुत अन्याय है। हमारे लोको पायलट 4200 में वंदे भारत चला रहा है, 4200 में वो जो है वो हमारे साथी जो है राजधानी शताब्दी भी चला रहे हैं, मेल एक्सप्रेस भी चला रहा है, पैसेंजर भी चला रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आने वाले समय में उनको निश्चित तौर पर 4600 का ग्रेड पे देना होगा, ये बात समझ लें। ट्रेन मैनेजर को भी 4600 का ग्रेड पे देना। हमारे तमाम ट्रैकमैन पॉइंट्समैन साथियों को 4 ग्रेड स्ट्रक्चर का आदेश हमने अपनी कमेटी से, रेलवे बोर्ड से यूनानिमस रिकमेंडेशन से कराया हुआ है। अभी तक फंसा हुआ था वो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में। बात किया है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से, कहा है उन्होंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी को, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला। हमने तमाम टीआरडी के लोग, एसएनटी के लोग, सबके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग के जो आर्टिजन्स हैं, उनके लिए रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस कमेटी की यूनानिमस रिकमेंडेशन करा दी। किनको रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए, पॉइंट्समैन भी है उसमें, लेकिन वो भी शंकर जी की जटाओं में। आप चिंता मत करिए, उसको निकालेंगे, शंकर जी की जड़ें खुलेंगी और जो धारा है वो नीचे आएगी। हमारे तमाम टीआरडी, तमाम एसएनटी, तमाम मैकेनिकल, तमाम इलेक्ट्रिकल, तमाम ऑपरेटिंग, तमाम आर्टिजन्स को उसका लाभ मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। अभी साथी त्यागी ने बताया कि 8 घंटे की ड्यूटी के आदेश हाई पावर कमेटी ने किए हुए, लेकिन अफसोस है कि स्टाफ नहीं है, उसके नाम पर 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है और ओटी भी नहीं दिया जा रहा, ओटी भी नहीं दिया जा रहा। सिग्नल के साथियों का तो यह हाल है कि हमको एक दिन एक बहू ने कहा कि भैया अंकल जी, इनकी शादी मुझे लगता नहीं मेरे साथ है। हमने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो बेटिया? कहने लगी नहीं, इनकी तो शादी जो है वो सिग्नल के खंबे के साथ हुई। घर आते हैं फौरन खबर आ जाती है, सब छोड़ छाड़ करके बिना खाना खाए चले जाते। आप देखिए ये विडंबना। सबको कैलेंडर रेस्ट मिलेगा, लेकिन इनके लोगों को कैलेंडर रेस्ट मिलेगा, न सुपरवाइजर को मिलता न स्टाफ को। मैं आपको विश्वास दिलाता कि आने वाले समय में आपका रोस्टर ड्यूटी आवर्स होगा, 8 घंटे का होगा। कर्मचारी चाहे जितने भर्ती करने पड़े, इनको भर्ती करने पड़ेंगे, लेकिन ये जुल्म हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। आपके तमाम जो एएसएम ग्रेड 1 है, सबको 4200 के ग्रेड पे मिले जाएंगे, और 4200 ही नहीं, अब की बार जो एमसीएम है उसको 4600 के भी ग्रेड मिले जाएंगे, ये भी हम आपको विश्वास है। तमाम ट्रैकमैन पॉइंट्समैन को जो 2800 का मैक्सिमम ग्रेड है, आने वाले समय में वो 4200 का दिलवाने का काम करेंगे, यह भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते। हमारे साथ हमारी महिला साथी पे बैठी हुई है, छठे वेतन आयोग में उनको 2 साल का जो है वो मिल गया था, जो है वो सीसीएल जो है, जिसकी 7वें वेतन आयोग ने 20% कटौती कर दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आने वाले समय में ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन पूरी ताकत से, वैसे भी ये इशू है हमारा नेशनल काउंसिल में, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके ताकत के ऊपर हम निश्चित तौर पर इस सीसीएल को 20% की जो कटौती हुई है उसको खत्म करा करके 2 साल का पूरा सवैतनिक अवकाश दिलवाने का काम करें। आपकी वर्किंग कंडीशंस ठीक हो, आपको फ्लेक्सी लीव मिले,
आपकी जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कंडीशंस है, उसके लिए भी आपको छुट्टियां मिले, ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और फिर प्रवीणा जी तो आपके लीडर हैं, इन्होंने सारे हिंदुस्तान की महिलाओं को इतना जागृत कर दिया है कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% महिलाएं ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन से संबंधित संगठन को वोट करने वाली है। ये आपकी ताकत, ये आपकी ताकत। जहां जाता हूं महिलाएं पूरे मनोयोग से जुड़ने का काम करती हैं। और जिस आंदोलन में युवा शक्ति और महिला शक्ति एकजाई हो करके संगठन में अपना समर्थन दे दे, मैं समझता हूं कि वो संगठन कभी भी परास्त नहीं हो सकता, हमेशा आगे से आगे बढ़ने का काम करेगा। तो विषय तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि जो आपका भोजन ठंडा हो रहा है और मैं अपना भाषण दिए जा रहा हूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। काम तो अगर गिनाने लगूं हमने क्या क्या कराया तो शाम हो जाएगी, लेकिन काम जो कराया वो तो आपको मालूम ही है। 2007 में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सिंगल यूनियन का फायदा क्या होता है। 2007 में मुरादाबाद में एक भाषण चल रहा था, ऐसे ही लास्ट चुनावी सभा था। मेरे मन में आया कि किसी साथी ने कहा कि अगर आप जीत करके आ जाएं तो आप सबसे पहला काम क्या करें। तो मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात रहती थी, मैंने उसको अपने तरीके से कह दिया। हमने कहा अगर हम सिंगल यूनियन होके आएंगे तो रेल में रेल कर्मचारी का बाप जो है अपनी पेंशन लेके घर जाएगा और उसका बेटा नौकरी करने के लिए रेल। किसी साथी ने कहा देखिए ये तो चुनावी भाषण है। हमने कहा ये तो वक्त बताएगा। और जीतने के बाद में मैंने इसको एक मिशन मान लिया। उसके बाद में लागू हुआ या नहीं लागू? मैं जानना चाहता हूं लागू हुआ कि नहीं? लालजन में बच्चे आए कि नहीं आए? बाप पेंशन लेके घर गया कि नहीं गया? गया ना। ये होता है सिंगल यूनियन का दबाव होता है। दीदी से मैंने कहा कि ये बच्चे कभी भी गाड़ी की सफाई करते हैं, ये जो है वो हमारी पटरियों की मरम्मत करते हैं, हमारे डिब्बों की मरम्मत करते हैं, इनके मन में एक ही कुंठा है कि हम कभी इन गाड़ियों में, ठंडी गाड़ियों में आनंद नहीं ले सकते। ये अपने परिवार के साथ अगर ठंडी गाड़ी का आनंद ले ले तो रेलवे का इनका बहुत मोटिवेशन होगा और रेलवे की उत्पादकता भी बढ़ेगी। दीदी ने तत्काल तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में सबको एक पास 3AC का मिला कि नहीं? किसने दिलवाया? यार हमारे तमाम सुपरवाइजर साथी आफत मचाए थे, भैया 3AC दिलवा दो। अरे हमने कहा थोड़ा यार शांत रहो, आज सारे 42 वाले 2AC के पास पाते हैं कि नहीं पाते? अगर हम उनकी बात मान लेते तो आप रह जाते, लटक जाते 3AC पास में। तो अभी हमारे मन में एक उत्कंठा है, अब की बड़ा आप ही कर आप सिंगल यूनियन नॉर्दर्न रेलवे यूनियन को ले आओगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर आपके पास में आपके माँ बाप को भी यात्रा कराने का मामला जुड़वाने का काम। ये जो मिथ है, अरे चंदन बट सुनते नहीं है। अभी तुमको मालूम है मैं 10 मिनट ज्यादा बोल चुका। अभी कोई होटल पे जा देगा, कह देगा चलो सब लोग खाना खाओ। एक बार ऐसा हो चुका। मैं सिवान में, वो छपरा में उनका एनी रेलवे का अधिवेशन था। हमको कहा गया कि आइए शिव गोपाल मिश्रा जी आपके सामने भाषण करेंगे, और दूसरी तरफ उनको कह दिया गया कि आप खाना खाइए जाके। मैंने देखा सब लोग खाना खाने चले गए। खैर यहाँ तो लोग नहीं कहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना प्यार आप करते हैं हमको, मैं इस बात को जानता हूँ। इसलिए और आपका प्यारी जो है वो हमारे लिए ये सारी शक्ति है। आप जहाँ चिकित्सा लेते हैं, जहाँ आप चिकित्सा कराते हैं अपनी, वहीं पर
आपके बूढ़े माँ बाप की भी चिकित्सा होगी, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जब आपका बाप ऊपर चला जाए तब आप अपनी माँ का इलाज कराएं या तब उसको तीर्थ यात्रा कराएं। उनके जिंदा रहते हुए ये सारे काम ऑल इंडिया फिनिशिंग कराने का काम करेगा। मैं आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप ही मेरा परिवार है, आप ही हमारे बच्चे हैं, आप लोग सब जानते हैं, बार बार उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन जरूर था कि जिस दिन मैंने सोचा था कि दुनिया नहीं है, सारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन जब आप लोग सब उठा करके ले आए और मैंने भी ये देखा कि ठीक है जो मेरे साथ होना है वो तो हो गया, लेकिन ये जो लाखों बच्चे और बच्चियां हैं इनके लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वही विचार बना करके मैंने अपना काम शुरू किया। जो भी कर रहा हूँ ईमानदारी से उन्हीं बच्चे और बच्चियों के लिए कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करता रहूंगा। यही हमारा मिशन है, इसके बयान में कुछ सोचता नहीं। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की कोख से भी नहीं पैदा हुए। हमारे जो भी राजनीति है, हमारे जो भी लोग हैं वही हमारे सदस्य हैं, वही हमारे साथी हैं, उन्हीं के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी नीतियां अगर कोई तय करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही लोग तय करेंगे जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। कोई माई का लाल दूसरा हमारी नीतियां तय नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस लाल झंडे पर विश्वास रखें। विश्वास तो आपको है, लेकिन और विश्वास रखें, और 4, 5, 6 में दूसरे नंबर खाने पर झंडे पर मोहर लगा करके नॉर्दर्न रेलवे यूनियन को सिंगल यूनियन के रूप में लाए। यही हम आपसे विनती करना चाहते हैं। यही हमारी आप ऐसा करेंगे ना? नहीं, आधे लोगों ने बोला, आधे लोगों ने नहीं बोला। आप लोग ऐसा करेंगे ना? अगर किसी का हाथ नहीं उठेगा तो मैं निश्चित तौर पर उसके घर का पता लगा करके उसके घर पे फिजियोथेरेपिस्ट भिजवा दूंगा। तो इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, सिर्फ अपनी वाणी को विराम यहीं पर देना चाहता हूं कि आज जो भी है आप लोगों की ताकत से होगा। जो कुछ हमने हासिल किया है वो आप तमाम युवा शक्ति, महिला शक्ति, अपने बच्चे और बच्चियों की ताकत के ऊपर हासिल करने का काम किया है। जो आगे भी हासिल करेंगे वो आपकी ताकत पर हासिल करेंगे। आज अगर रेल बचाई गई है तो आपकी ताकत पर बचाई गई है। मैं बहुत बारी बात कहता रहता हूं कि छतों पे जलते दिए कब के बुझ गए होते, छतों पे रख के दिए कब के बुझ गए होते। अरे कोई तो है जो इन हवाओं का रुख बदलता है, आप ही तो है जो इन हवाओं का रुख बदलते हैं, आप ही तो है भी। क्या करना है? एक मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तमाम हमारे ऐसा कैडर है जिनके रोस्टर होने चाहिए, नहीं सिर्फ इस बात के लिए कि हमारे पास में स्टाफ नहीं। हालांकि ये मौका नहीं है, लेकिन जिन स्टाफ को ये कहा जाता है कि नहीं है, अगर हम उसकी गणना करें तो उनमें से 25-30% लोगों के घरों में काम करते हुए मिल जाए, 25-30% लोगों के घर पे काम करते हुए। लेकिन हम निश्चित तौर पर उनके लिए रोस्टर बनवाने का काम करें। अभी हालत यह है कि हमारे ट्रकमैन साथियों को 20-20 किलोमीटर का पेट्रोलिंग करना पड़ता है। हमने कहा है बोर्ड को क्या 12 किलोमीटर से नहीं करा सकते ज्यादा इनसे, और आने वाले समय में इसको लागू कराने का काम करें। एक दूसरे प्राइवेट आदमी साथ में चला दिया गया, कभी आता है कभी नहीं आता, सारी जिम्मेदारी हमारे आदमी के कंधे पे। हर साल 300 से ज्यादा हमारे साथी अपनी शहादत देते, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं इनको हम लोग बहुत ज्यादा दिन बर्दाश्त करने वाले नहीं। मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि भाई ये जो हमारे साथी हैं ये भी इंसान है। 8 घंटा नौकरी, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सामाजिक जो इनके काम है, वो आईएलओ ने भी कहा है, आपने स्वीकार भी किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल अत्याचार और अन्याय है। इसको लागू करवाना हमारा कर्तव्य है, और इसको करने में
आपका पूरा सहयोग चाहिए। आने वाले समय में हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे। हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है लड़ना। जो हमारी मांग है उसको लड़ करके लेने का काम करेंगे। और एक बात और कह देना चाहते हैं, वो ये है कि काम किया है, काम करेंगे। काम किया है, झूठे वादे, झूठे वादे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद है महामंत्री जी। अब मैं सभी साथियों